लेना हो तो लोन मिलने में आसानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अट्रैक्टिव मिल जाता है। तो मुझे लगता है, और कभी कभी ऑफकोर्स ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी आ गई तो आप उसका इस्तेमाल करते हो। तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है, बट आई थिंक जब तक जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, जब तक वो ये समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके पास उतना ही खर्चा कर रहे हैं जितना वो पे पे कर सकते हैं, और समय पे पे कर सकते हैं, ना कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा पे करें, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह का इंटरेस्ट जो है आपको पे करना पड़ता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है उसको पे नहीं करते हैं समय पे। तो आई थिंक उस ट्रेंड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, प्रोवाइडेड अगर आप उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। जैसा मैंने कहा, इसके काफी फायदे हैं। और आपको जैसा जैसे आपने एक और कहा, इंपॉर्टेंट चीज की जो रिवॉर्ड्स या जो एयर माइल्स आपको मिलते हैं, फिर से कहूंगा कि अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रहे हो तो इन चीजों का आपको काफी फायदा हो सकता है। मतलब आपका जो ट्रैवल है उसमें आप पॉइंट्स यूज करके अपनी टिकट बुक कर सकते हो, होटल्स में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आई थिंक फायदे हैं, बट सिर्फ इसलिए कि मुझे एयर माइल लेना है या कहीं डिस्काउंट लेना है, अगर आप इस्तेमाल करो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल यूज डेफिनेटली आप विद इन लिमिट्स कीजिए, मुझे उसमें लगता नहीं कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल। और जब इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये सोचा कि ऐसे काम तो हम बहुत ही ऑफ्टनली करते हैं। मतलब अगर आप देखो तो कई बार हम ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर आपको किसी होटल में स्टे मिलता है और भले ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप होटल में स्टे कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा उसके चार्जेस पे करने पड़े, वो भी हम खुशी खुशी पे करते हैं। लेकिन हमें खुशी क्या मिलती है वो इस बात की कि ये हमें क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से मिला है। सो जो टेंडेंसी है लोगों की, वो किस तरीके से क्रेडिट कार्ड बदल रहा है साइलेंटली, और हम इसको समझ नहीं पा रहे कि ये धीरे धीरे हमारी आदत बनती जा रही है। यूपीआई लिंक होने से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कितना आसान हो गया है, और क्या यहां भी प्रवृत्ति चेंज हो रही है? आप ऐसा मानते हैं पराशर जी? देखिए, बिल्कुल ये क्रेडिट कार्ड जो है दो-धारी तलवार है। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो बिल्कुल ठीक कहा कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आपकी इमरजेंसी कैश फ्लो मैनेजमेंट दूर हो जाती है, और देखिए 30 से 50 दिन तक का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, तो आप उसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपने पेमेंट में डिले कर दिया तो वही सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन बन जाता है। तो ये दोनों बहुत थिन लाइन मार्जिन है। 30 से 50 दिन तक फ्री इंटरेस्ट लोन है, लेकिन अगर बिल टाइम पे नहीं दिया तो हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा जोखिम है, और कुछ लोग कई बार इस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कि क्योंकि बहुत इजीली कन्वीनियंटली यूज हो जाता है तो कैश विड्रॉल कर लेते हैं एटीएम से, और जिसका 30 से 40% का इंटरेस्ट जिस दिन से आपने पैसा निकाला आपको देना पड़ता है। तो बहुत, और कई बार लोग सोचते हैं कि ये जो कार्ड का बिल आता है तो उसमें लिखा होता है कि आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए, तो आदमी सोचता है कि चलो जी मिनिमम ड्यू पे करना है तो चलता रहेगा, फिर कभी आगे दे देंगे। तो वो एक ट्रैप बन जाता है, और इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से वही चीज खरीदें जो आप डेबिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं। और बड़ा सिंपल सी इसको समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड आपको वेल्थ क्रिएट नहीं कराता, एक स्मार्ट आदमी तो जरूर बनाता है, लेकिन अगर आपने गैर जिम्मेदारी से इसको इस्तेमाल किया तो ये आपको कर्जे के दलदल में भी फंसा देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। और स्मिता जी, बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि अगर आपको क्रेडिट सिविल रेटिंग इंप्रूव भी करनी है तो आपका अगर 1 लाख रुपए का लिमिट है तो 30 से 40% तक ही आप इसका इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप 1 लाख की लिमिट है तो पूरा 1 लाख इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट हंग्री कस्टमर नजर आएंगे। तो ये सारे रूल्स आपको समझने होंगे, तभी ये आपको यूपीआई की जो इससे कनेक्शन है वो फैसिलिटी तो है, कन्वीनियंट तो है, बट वो बाकी आपको समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड आप उधार ले रहे हैं और ये अभी आपको पैसा देना है, ऐसा नहीं है कि ये आपको इस फ्री में इस्तेमाल करने को मिल रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने एक लाइन इसमें जोड़ी है, आप उसको देखेंगे भी इस शो में, जो मैंने ये लिखा है कि क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट मिलती है वो आपका बैंक बैलेंस नहीं होता। तो आप प्लीज उस तरीके से खर्चा ना करें कि आपको बैंक बैलेंस है और आपने जितना लिमिट है उसकी मैक्सिमम लिमिट खर्च कर दी और उसके बाद फिर लेने के देने अगर आप उसको नहीं चुका पाते तो फिर अच्छी बात है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो। हेमंत जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है हम सबको एक बात बताइए कि क्रेडिट कार्ड में जोखिम तो बहुत है, लेकिन इसके स्मार्ट यूजेस अगर आपको आते हैं तो फिर आपके लिए ये फायदेमंद है। तो वो स्मार्ट यूज करे कैसे क्रेडिट कार्ड का? जिस पिता, जैसे मैंने बिल्कुल पहले भी कहा था कि
हम उन क्रेडिट कार्ड यूजर्स की बात कर रहे हैं जिनके पास कैपेसिटी है पे करने की, जो जो भी खरीद रहे हैं, जो भी खर्चा वो कर रहे हैं, उसके सामने उनके पास पैसा है। और जैसे मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा होता है वो है कन्वीनियंस। आपने स्मार्ट यूज करने की बात की, देखिए हमारी जो लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की, वो हमारी सैलरी से कहीं ज्यादा होगी। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो समझना कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वो ऐसा विड्रॉल की लिमिट नहीं है कि आप जब चाहे उसको पैसा निकाल लिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पे करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास मंथली जो स्टेटमेंट जो आप आती है उसमें 45 डेज करीब आपको मिलते हैं पे करने के लिए। अब तो अगर आप अपनी परचेजेस को बड़े स्मार्टली यूज करें कि नई साइकिल शुरू होने के शुरुआत में अगर आपको उसको टाइम करते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, तो 45 डेज का आपको बिना किसी इंटरेस्ट का क्रेडिट मिलता है। तो उसको इस्तेमाल करने में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरलाइन फैक्ट वही है कि आप उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करें। तो अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो बजाय इसके कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूं कुछ और तरीके से, या मैं कैश लेके जाऊं उसके पास, तो अगर मैं क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करता हूं तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, मुझे 45 डेज का क्रेडिट मिलता है। और क्योंकि मैंने वही चीजों को खरीदा है जो जेन्युइनली मुझे जरूरत है, उसके सामने अगर मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, उसके सामने अगर मुझे कुछ फायदा होता है, तो जैसा मैंने पहले कहा, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई हार्म है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वही चीजें खरीद रहे हैं जो आपको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, जिसके सामने पेमेंट करने का पैसा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप उन चीजों को इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसे कहा कि आप अपना क्रेडिट स्कोर भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अच्छा करते हैं। अगर आप विद इन लिमिट, आप क्रेडिट हंग्री नहीं है, आप ये नहीं कि 4-5 कार्ड लेके घूम रहे हैं, आपके पास 1 या 2 कार्ड है, आप उन कार्ड्स की पेमेंट कर रहे हो, बराबर से पेमेंट कर रहे हो, आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करते हो, आपको आगे जाके किसी इंपॉर्टेंट चीज जैसे घर वगैरह खरीदना हो, लोन लेने में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल कीजिए, स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए, उसके काफी फायदे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे करते हैं तो कभी कभी हमें एक्सपेंसेस को ट्रैक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपकी जब स्टेटमेंट आती है तो सारे एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे खर्चा कर रहे हो। बट अंडरलाइन फैक्ट वही है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इसको यूज करना है। बिल्कुल। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोगों को भी समझना कि इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अच्छी बात है कि आपको खर्चा पूरा दिखता है, तो आपका कहीं ना कहीं वो जो पैनिक सिचुएशन होती है ना कि जो सैलरी आएगी वो तो सारा दिख रही है कि यहीं पे चली जाएगी, वो एक कहीं ना कहीं मीटर आपका चलता रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। सो एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना पराशर जी, वो ये कि हाँ, जैसा कि हेमंत जी ने भी कहा, एक आदमी को आजकल हम देखते हैं कि 3-4-5 कार्ड लेकर चलते हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि उनको भी पता है, मतलब बैंक को भी पता है जो कार्ड इश्यू कर रहे हैं, कि ऑफर्स कैसे देने हैं और किस तरीके से देने हैं। और ऑफर देने के लिए स्पेशली जो नया कार्ड अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उस पर ज्यादा ऑफर्स देते हैं, या जो महंगा कार्ड है उस पर वो ज्यादा ऑफर्स देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रैप है जिसमें लोग लगातार फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अगर आप देखेंगे तो ऑफर देखकर खरीदारी करने में बहुत माहिर हो गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप क्रेडिट कार्ड 2 से ज्यादा ना रखें। कई लोगों को शौक होता है थोड़ा शो ऑफ करने का कि मेरे पास तो 8-10 क्रेडिट कार्ड है, तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक भी बिल आपने टाइम पे नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है। और क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसकी स्पेंडिंग पैटर्न देखनी है, आपका जो खर्च है आप किस तरीके का खर्च करते हैं। अगर आप ट्रैवल करते नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड आपको कितनी भी लॉन्च फैसिलिटी दे दे उसका क्या लाभ। तो आपको अपने खर्च के हिसाब से क्रेडिट कार्ड लेना है, वही क्रेडिट कार्ड आपके लिए लाभदायक है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हो, फिर उस कार्ड से दूसरे बिल की पेमेंट करते हो और रिवॉल्व करते चले जाते हो, तो वो एक डेट ट्रैप कहीं ना कहीं बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना खर्च समझना है, अपनी जरूरतें समझनी है और इम्पल्सिव शॉपिंग में नहीं पड़ना है। जो कार्ड का ऑफर आया है आपके पास, क्या आपको उस चीज की जरूरत है भी? 70% लोग आईफोन क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए, गैजेट्स खरीदने के लिए आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो वो एक खतरे की घंटी है। आपको ये क्रेडिट कार्ड उसी के लिए इस्तेमाल करना है, ऑफर्स के लिए नहीं कि क्या ऑफर्स आ रही है। जो आपकी जरूरतें हैं उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाए, उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट्स ले पाए, तो आप स्मार्ट हैं। और अगर आप बिल
नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं टाइम पे और ऑफर्स की वजह से आपने वो क्रेडिट कार्ड ले लिया और इस्तेमाल कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक डेट ट्रैप की ओर आपका शुरुआत हो चुकी है। इससे आपको बहुत जरूरी बचना है। कि आपने शो की शुरुआत में ही बोला, एक दो धारी तलवार है जिस पर आपको बच के चलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तरफ बहुत सारे फायदे हैं, दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा नुकसान भी अगर आपने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो। चलिए, अब शो में आज हम कुछ कॉलर्स को भी करेंगे शामिल जिनके सवाल हमारे पास इस वक्त आए हुए हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ आशीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, आप फिलहाल 40,000 के SIP कर रहे हैं और आपका जो फंड का पोर्टफोलियो है वो भी हमारे पास है। कुछ सवाल इसके अलावा आप पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा सवाल ये है कि जो पोर्टफोलियो मैंने दिया है उसमें 15-20 से 20,000 मैं और ऐड कर सकता हूँ। ओके। और मेरा टारगेट 15 साल जो मेरा रिटायरमेंट एज होगा उस समय 5 करोड़ के आसपास का मेरा टारगेट है। अभी मेरा एडिशनल एक और ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरा जो बड़ी बेटी है उसके लिए लगभग 5 साल में मुझे 1 करोड़ के करीब अमाउंट चाहिए, जिसका SIP अभी स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ये 20,000 के SIP आप अपने बड़ी बेटी के लिए जुटाना चाहते हैं कॉर्पस? जी, 5 साल में नियर बाई 1 करोड़ रुपीस का एजुकेशन के हिसाब से। ओके। हेमंत सर, क्या करना चाहिए इनको? पहले इनकी जो अभी करंट SIP है वो 40,000 की कर रहे हैं और जैसे इन्होंने कहा कि 15-20 हजार से और बढ़ाना चाहते हैं। और ये हम पहले उन गोल की बात कर रहे हैं जो जिसका टारगेट इनका 5 करोड़ है। 15 साल का इनके पास समय है। तो अगर मैं इनकी SIP अमाउंट को 60,000 मान के चलूं, 15 से 20 उन्होंने कहा है, तो मैं 60,000 की इनकी SIP अगर मान के चलता हूँ, 10 लाख का इन्होंने पोर्टफोलियो अभी तक बना लिया है। 15 साल तक अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करे, अगर आप 12% की रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 3.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। अब क्योंकि इनका टारगेट जो है वो 5 करोड़ का है, तो एक तरीका उसको पूरा करने का ये है कि आप अगर हर साल मैंने कैलकुलेट किया तो करीब 7% से अगर अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाएं अगले 15 साल तक, तो आपका जो 5 करोड़ का टारगेट है वो आप पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश आपको ये करनी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस जो नई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उसके अलावा आपको 7% से अपनी हर साल SIP अमाउंट को बढ़ाना है ताकि आप अपने 5 करोड़ तक टारगेट तक पहुंच सको। और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको बिना किसी रुकावट के अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब मैं अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो इनके पास 40,000 में से 18,000 को एक ही फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पारंपरिक में अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लगता है एक फंड में वो एलोकेशन बहुत ज्यादा है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ये कंसिडर कर सकते हैं अपनी SIP का अमाउंट PPF जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें 18,000 से 10,000 कर दीजिए उसको आप। और मोमेंटम फंड है इनके पास, मुझे लगता नहीं कि एक मोमेंटम फंड इनके जैसे निवेशक हैं उनके पास वो होना चाहिए। तो ये कुल मिला के 4,500 की इन्वेस्टमेंट है और 8,000 की जो इन्वेस्टमेंट बचेगी पारंपरिक से, वो एक मल्टी कैप फंड लीजिए आप, कोटक मल्टी कैप, जिसमें आप 12,500 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक तो आपको ये बदलाव करना है। फिर मैं देख रहा हूँ कि इनके पास एक क्वांट लार्ज कैप फंड है जिसमें 12,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बजाय अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, तो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू मार्केट सेगमेंट्स जो बैलेंस होना चाहिए वो होगा, पोर्टफोलियो क्वालिटी सुधरेगी और अपने लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे, प्रोवाइडेड आप जैसा मैंने कहा कि 7% से आप पैसे को बढ़ा सके। दूसरा इन्होंने कहा कि शायद अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं। स्मिता, मैं सुन नहीं पाया, कितना समय है इनके पास उसको पूरा करने के लिए? 3 साल में ये चाहते हैं 1 करोड़। कितने साल स्मिता? 5 साल। 5 साल के अंदर उन्हें 5 साल तो बहुत छोटा समय है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं 5 साल, तो आपकी एवरेज जो होल्डिंग पीरियड है वो 2.5 साल का है। तो मुझे लगता नहीं कि आप इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर पाए। तो एक ही तरीका हो सकता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको आप इस्तेमाल करें अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए और ये पैसे को आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करें। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस प्रेजेंट जो कॉर्पस बना रहे हैं उसमें से आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ से 5 साल इन्वेस्ट 1 करोड़ बनाने के लिए आपको काफी पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो हेमंत जी ने बताई। हमारे साथ एक और कॉलर नुरुल अजीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नुरुल, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो भी हमारे पास है, लगभग 38,000 की आप SIP कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं वेरी गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग, पूछिए। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। हिम्मत साहब भी मेरा गुड इवनिंग मैम। जी। मैम एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं आज टुडे SBI लार्ज कैप का 5K का मेरा SIP चल रहा है 2018 से, वो आज मैंने बंद कर दिया। ओके। मैंने ऐसे बंद कर दिया, आप लोगों का शो देख के हर केवल बहुत दिन से देख रहा हूँ और हिम्मत जी को बहुत फॉलो करता हूँ। तो अल्टीमेटली वो जो मेरा निप्पॉन लार्ज कैप था और SBI लार्ज कैप था, SBI लार्ज कैप पुराना वाला फंड मैंने स्टॉप कर दिया और वो 5000 मेरे को क्या करना है और अनदर मेरे को 10,000 ऐड करना है, 10,000 to 15,000। क्या मैं क्या मैं ऐसे मल्टी एसिड फंड में ऐड कर सकता हूँ कुछ अमाउंट? और एक मोतीलाल ओसीलाल नेस्डेक 100 जो 100 फंड होता है, नेस्डेक का 100 फंड होता है, उसमें क्या ऐड कर सकता हूँ? और गोल्ड ETF 5,000 ऐड कर सकता हूँ क्या मैम? ओके, पराशर जी क्या करना चाहिए इनको? तो सबसे पहले नरूल जी, मेरी तरफ से आपको गुड इवनिंग। और बाकी जो पोर्टफोलियो वो हेमंत जी करेक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं थोड़ा सा जो मैंने देखा है मैं उसके बारे में बताता हूँ। जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें जो SIP कर रहे हैं, आपने खुद ही बोला कि आपने SBI लार्ज कैप में बंद कर दिया, तो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आपके पास निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ऑलरेडी है। तो ये 5 फंड जो आप जिसमें आप SIP कर रहे हैं ये पर्याप्त हैं, डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मार्केट कैप, AMCs भी सब अलग अलग हैं और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, तो ज्योग्राफी वाइज भी आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है। तो ये SIPs तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। SBI लार्ज कैप आपने रोक दिया क्योंकि निप्पॉन और SBI में करीब करीब 52% का ओवरलैप है। जो आपने लमसम पैसा निवेश किया हुआ है उसमें 3 थीमेटिक फंड और तीनों ही SBI के हैं। तो कोशिश करें एक AMC के सारे फंड्स ना लें, थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखें AMC वाइज भी, ताकि एक कंसंट्रेशन रिस्क से आप बचे रहें। लेकिन अभी जो निवेश किया हुआ उसको निवेशित रहने दें और नजर रखें कि ये जो थीमेटिक फंड्स होते हैं इसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कब निकलना है इस पर नजर रखें। हालांकि आपने पिछले साल निवेश किया है तो मुझे लगता है कुछ साल तक अभी आप इसमें निवेशित रहें और नजर रखें कि कब निकलना है यहाँ से। जो आपने 3 फंड बोले जिसमें आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी SIP, तो उसमें एक मल्टी एसेट फंड है, एक आप नेस्डेक फंड ऑफ फंड में निवेश करना चाहते हैं मोतीलाल के, और एक गोल्ड फंड में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ICICI का मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। उसमें बिल्कुल आप डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें निवेश कर सकते हैं SIP के थ्रू। हालांकि लॉन्ग टर्म में हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते हैं, बट आजकल जो न्यू ट्रेंड है कि मल्टी एसेट फंड्स भी काफी पॉपुलर हैं और आपको डेट और गोल्ड का भी इसमें एलोकेशन मिल जाता है। तो अलग से गोल्ड फंड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मल्टी एसेट फंड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये फंड ले सकते हैं। मोतीलाल का जो नेस्डेक फंड है उसमें शायद अभी SIP एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कब खुलता है, उस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो आपका गोल है 4 करोड़ का, तो मैं आपको क्विकली बता दूं, आप 50,000 की जो SIP कर रहे हैं, मैंने ऐड कर लिया कि आप 38,000 की कर रहे हैं और 10-12 हजार की आप और ऐड करना चाहते हैं, तो वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं और 10% का स्टेप अप भी करते रहते हैं तो 12 वर्ष में 2 करोड़ 20 लाख करीब बन जाता है। और वहीं पर जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है करीब 22 लाख 30 हजार का, तो ये भी करीब करीब 86 लाख बन जाता है अगर आप निवेशित रहते हैं, तो 3 करोड़ 30 लाख यहाँ बन जाता है। वहीं पे आपने PF में भी निवेश किया हुआ है, 1.5 लाख आप हर साल करते हैं, तो ये भी अगले 12 साल आप कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 75-80 लाख बन जाएगा। तो आपका 4 करोड़ का लक्ष्य यहाँ से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बस कोशिश करें अपनी SIP में स्टेप अप करते रहें और जो थोड़े से बदलाव बताएं उसमें अवश्य उसमें चेंज करें। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और क्रेडिट कार्ड का बढ़ता ट्रेंड और कैसे करना है इसका स्मार्ट इस्तेमाल, इस पर कर रहे थे हम शो में बातचीत। एक बार फिर चलते हैं अपने खास मेहमान के पास। हमारे साथ इस वक्त हेमंत रुस्तगी और साथ ही विश्वजीत पराशर लगातार बने हुए हैं। सर, मैं चाहूंगी आखिरी कुछ मिनट हमारे पास बचे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से इस पर बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो ये इस्तेमाल है, इसके नफा और नुकसान क्या है सर? देखिए स्मिता, हमने बात की पहले कि फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि फायदे ये हैं कि आप कन्वीनियंटली अपनी पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। आप अगर रिस्पॉन्सिबल यूज करते हैं तो 45 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है। तो आई थिंक और प्लस जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। तो फायदे बहुत हैं अगर आप अपने प्रॉपरली और रिस्पॉन्सिबली तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हो। जहां तक नुकसान का सवाल है, नुकसान ये है कि अगर आप बिना सोचे समझे खर्चा करते हो तो डेट ट्रैप में फंस सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत हाई इंटरेस्ट पे आपको पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है उसके अलावा वो ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी। और उसके बाद अगर आपको जेन्युइनली किसी बड़ी परचेज, घर जैसा खरीदने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको लोन चाहिए होगा तो आपको मिलने में बहुत बहुत कठिनाई होगी, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो उसको आप, जैसा आपने बिल्कुल शुरुआत में सही कहा था स्मिता, कि इसको आप अपनी क्रेडिट लिमिट लेके मत चलें कि जब चाहे खर्चा कर लिया। अगर आप इसको कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करके बहुत सारे फायदे आपको हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ इन बहुत सारे फायदों का आप इस्तेमाल करते समय जरूर ध्यान रखिएगा, और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतना है इसका भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। पराशर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CBC के साथ। नमस्कार।
प्रस्तुतकर्ता पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक, बेहतरीन स्वाद जो मेहमानों को रहे याद। प्रायोजक SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन ट्रूली, पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सर्च इंजन का चक्कर छोड़ो और फ्रॉड से बचो। कॉल 9300 300 300। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा और 0 स्टॉक ट्रेडिंग ऐप।